शुक्राणु जनन पढ़ाया था और बता दिया था उसकी कौन कौन सी प्रक्रिया, किसके पास कितने गुणसूत्र और किसमें कितनी चीजें वहां पर होंगी, ये चीज हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज मैं आपको बताऊंगा कि शुक्राणु जनन जब होता है तो कौन कौन सी चीजें उसे नियंत्रित करती हैं और कौन कौन सी चीजों के ऊपर हम बात कर सकते हैं। शुक्राणु जनन होगा तो कौन कौन नियंत्रित करेगा। तो आज मैं बात करने वाला हूं शुक्राणु जनन को निर्धारित करने वाले कारक। आज मैं आपको बताने वाला हूं शुक्राणु जनन को नियंत्रित का नियंत्रण, ठीक है, नियंत्रण करने वाले कारक कौन कौन है जो शुक्राणु जनन का नियंत्रित करने वाले कारक हैं। कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो शुक्राणु जनन का नियंत्रण करते हैं, आज हम उसको बात करेंगे। ठीक है, चलो बॉस, तो फटाफट सारे बच्चे तैयार हो जाओ। शुक्राणु जनन को नियंत्रित करने वाले कारक में देखो, पहली चीज तो ये होती है भाई, कुछ विटामिन होते हैं। विटामिन, एक बात याद रखना, अगर मेरे पास में विटामिन ए, अगर विटामिन ए है, यदि विटामिन ए की कमी से, विटामिन ए की कमी से, अगर विटामिन ए की कमी हो जाए, कमी से जो शुक्राणु होते हैं, ये बात ध्यान पे रखना, शुक्राणु कम क्रियाशील हो जाते हैं, कम क्रियाशील हो जाते हैं। बहुत ध्यान से लिखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं इनके ऊपर में, कम क्रियाशील हो जाते हैं। अगर विटामिन ए की कमी हो जाएगी तो कम क्रियाशील हो जाएंगे, कम गतिशील हो जाएंगे, मूवमेंट अच्छे नहीं हो पाएगा। ये पहला रीजन है विटामिन ए को लेकर। दूसरी बात आती है, अगर मान लेते हैं विटामिन ई की कमी हो जाए, अगर विटामिन ई की कमी किसी शरीर में बहुत हो जाती है ना, तो विटामिन ई की कमी से, अगर विटामिन ई की कमी से होता है तो नरबंधता हो जाती है। बंधता मतलब स्टेराइल हो जाएगा, वो बच्चे पैदा नहीं कर पाएगा, बंधता होती है, नरबंधता होती है। तो दो विटामिन है और दोनों विटामिन की कमी से शुक्राणु जनन में बड़ा प्रभाव पड़ता है, बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। दोनों विटामिन आप अपने दिमाग में बैठाना कि विटामिन ए की कमी से गतिशीलता कम हो गई, विटामिन ए की कमी से गतिशीलता कम हो गई। और अगर विटामिन ई की कमी हो जाए, मान लो, अगर मान लो विटामिन ई की कमी हो जाती है, तो विटामिन ई की कमी से नरबंधता हो जाती है, मेल स्टेराइल ही नहीं हो पाता, मतलब बच्चा ही नहीं पैदा कर पाएगा, बंधता हो जाती है। ये दो बात है। इसके अलावा कुछ हार्मोन्स भी नियंत्रित करते हैं, कुछ हार्मोन। अब कुछ हार्मोन कौन कौन से होते हैं, हार्मोन भी नियंत्रण करते हैं और हम इसी पे खेल करते हैं, नियंत्रित करते हैं। तो मैं इसकी थ्योरी लिखाने की जगह मैं आप लोगों को एक फ्लो चार्ट बताता हूं। आप अगर उस फ्लो चार्ट को समझ लिए तो सारी कम कहानी अपने आप दिमाग में बैठ जाएगी। देखो बॉस, पूरा शरीर में जितना भी कार्यक्रम होता है वो सारा का सारा हमारा दिमाग नियंत्रित करता है और उसका नाम है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस हमारे ब्रेन का भाग है। क्या किसी को पता है कि ब्रेन के कौन से भाग में होता है ये? अग्र मस्तिष्क में, पश्चिम मस्तिष्क में, कौन सी जगह पे होता है? आपको कौन सी जगह पे ये होता है, तो ये याद रखना, ठीक है। तो ये जो पहला पार्ट हाइपोथैलेमस है, ये हाइपोथैलेमस अग्र मस्तिष्क में होता है। कहां पर होता है? अग्र मस्तिष्क में होता है। कहां पर होता है? अग्र मस्तिष्क का भाग है। अब हाइपोथैलेमस के बारे में कहा जाता है, सेकंड विटामिन ई भाई, ई, अरे सेकंड विटामिन ई है, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस जो है अग्र मस्तिष्क का भाग है और ये भाग जो है ना, ये लगभग समझ लो कि पूरे शरीर का नियंत्रण करता है, पूरे शरीर का, इनडायरेक्टली, लेकिन खुद अबुद्ध नहीं करता, आदेश देता है। अब जब ये अग्र मस्तिष्क का है तो इसका पूरा आदेश कौन मानता है पता है? इसका आदेश मानता है पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्रंथि, जिसे पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं, पिट्यूटरी ग्रंथि। आप इसे पिट्यूटरी भी कई जगह हिंदी में मिलता है, कई जगह से पीयूष नाम से भी जानते हैं, तो पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये ग्रंथि जो है ना भैया हमारी, ये पूरे शरीर को नियंत्रित करता है। तो हाइपोथैलेमस का काम ये होता है, पिट्यूटरी को बताता है, यह पिट्यूटरी का हस्बैंड है, पिट्यूटरी को बताता है कि पिट्यूटरी क्या रिलीज करना है, कैसे रिलीज करना है, क्या क्या करता है, कैसा करता है, ये सारी चीजें। कविता क्या है, यदि किसी महिला में जो बैक्टोमी कर दिया जाता है उसके पीरियड भी स्टॉप, ना पीरियड्स वगैरह सब चलते रहते हैं, कुछ स्टॉप नहीं होता, ठीक है। हाँ, तो पिट्यूटरी ग्लैंड कैसे काम करती है, ध्यान देना। हाइपोथैलेमस डिसाइड करेगा कि पिट्यूटरी क्या रिलीज करेगी, क्या नहीं करेगी। इसे कई बार जो है ना पिट्यूटरी का हस्बैंड भी कहते हैं।
पिट्यूटरी कहां जाएगी, क्या रिलीज करेगी, क्या रिलीज नहीं करेगी, सब कुछ हाइपोथैलेमस बताता है, सब कुछ हाइपोथैलेमस बताता है। तो हाइपोथैलेमस क्या करता है, एक हार्मोन मुक्त करेगा, ऐसा लिख लेते हैं। हाइपोथैलेमस एक हार्मोन मुक्त करता है, उस हार्मोन का नाम क्या आपको पता है? यह एक हार्मोन है GnRH। GnRH का मतलब होता है गोनेडोट्रॉफिक रिलीजिंग हार्मोन। आप इसे हिंदी में ही लिखेंगे और यही हिंदी नाम है, रिलीजिंग हार्मोन। तो गोनेडोट्रॉफिक रिलीजिंग हार्मोन जो आपके पास में है, कहां गया जी, गोनेडोट्रॉफिक रिलीजिंग हार्मोन है हमारे पास में। और गोनेडोट्रॉफिक रिलीजिंग हार्मोन जो है, रिलीजिंग हार्मोन है। इस हार्मोन का काम, रिलीजिंग हार्मोन मतलब गोनेडोट्रॉफिक को रिलीज करवाने वाला हार्मोन मुक्त करता है। और जब ये गोनेडोट्रॉफिक रिलीजिंग हार्मोन मुक्त करता है, जो जाकर असर करता है कहां पर, जो पिट्यूटरी पर कार्य करता है, पिट्यूटरी पर कार्य करेगा, पिट्यूटरी पर कार्य, यार हो क्या रहा है, पिट्यूटरी पर कार्य करता है। तो ये आगे जाकर रिलीज यहां से हुआ, पर कार्य करता है जाकर आपके पिट्यूटरी पे। तो ठीक है भाई, GnRH रिलीज हो गया, अब ये पहुंचा पिट्यूटरी के पास। देखो बॉस, अब ये पिट्यूटरी क्या करेगी, पिट्यूटरी ग्रंथि के पास में पहुंचा और उसको बोला कि देखो यार, तुमको ना हाइपोथैलेमस ने आदेश दिया है, तुम्हारे पति ने आदेश दिया है कि तुम जाकर रिलीज करो। नहीं बोल सकते भाई, ग्रोथ हार्मोन क्यों बोलोगे, ग्रोथ हार्मोन GH होता है। GnRH लिखा हुआ गोनेडोट्रॉफिक रिलीजिंग हार्मोन है, वो पिट्यूटरी ग्रंथि पर जाकर कार्य किया और पिट्यूटरी को बोलता है कि तुम्हारे पति ने आदेश दिया है, तो यह हार्मोन मुक्त करता है। हार्मोन का नाम होता है गोनेडोट्रॉफिक, ये मुक्त करेगा गोनेडोट्रॉफिक हार्मोन। ये जैसे ही पिट्यूटरी को आदेश मिलेगा कि मुक्त करो, तो ये हार्मोन मुक्त करेगा, गोनेडोट्रॉफिक हार्मोन मुक्त करेगा, या करेगी लिख लेना, क्योंकि ये वाइफ है ना, वो हस्बैंड है। तो अब ये गोनेडोट्रॉफिक हार्मोन मुक्त करेगी, करो गोनेडोट्रॉफिक हार्मोन। तो गोनेडोट्रॉफिक हार्मोन के दो प्रकार होते हैं, और ये दो प्रकार हैं। एक का नाम होता है जनाब FSH और दूसरे का नाम होता है जनाब LH। FSH का अगर हम फुल फॉर्म बोले तो इसे हम कहते हैं फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इस हार्मोन का नाम है स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये है आपका FSH। और दूसरा है हमारे सामने LH, और LH का नाम हम लिख देते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। आपको याद रहेगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो दो हार्मोन हमारे सामने हो गए, FSH और LH। इन दोनों को एक साथ मिलाकर हम गोनेडोट्रॉफिक हार्मोन कहते हैं, इन दोनों को एक साथ मिलाकर हम गोनेडोट्रॉफिक हार्मोन कहते हैं। वो पिट्यूटरी ग्लैंड है, दो हार्मोन इसने रिलीज किया। ये कहां जाकर असर करता है भैया, तो ये जो असर है FSH, यह एक्ट करेगा, एक्ट जाकर करता है सर्टोली सेल पर। कहां पर कार्य करता है, सर्टोली कोशिका पर, सर्टोली कोशिका पर, एक्ट ऑन सर्टोली कोशिका। ये गया सर्टोली कोशिका के पास में जाके FSH उसे आदेश देगा। और ये जो दूसरा हार्मोन है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इसको लिखना इज एक्ट ऑन, कहां जाकर असर करता है, ये जाकर असर करता है लीडिग कोशिका पर। कहां असर करता है बेटा, लीडिग कोशिका पर। दोनों बारी बारी से अपने अपने हार्मोन में चले गए, और ये बहुत बड़ा सवाल नीट का बनता है कि भैया कौन किसके हिसाब से रिलीज करता है। ठीक है, एक बार पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन बता दो। पिट्यूटरी के बस इतना ही अभी फिलहाल याद रखना, गोनेडोट्रॉफिक हार्मोन फिलहाल इसका नाम है, और ये FSH और LH है। फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, दो हार्मोन है, दोनों मुक्त करते हैं। ठीक है बॉस। अब ये जो सर्टोली कोशिका पर जाकर किया, तो किया क्या, सर्टोली कोशिका को क्या बोला, क्या करना है, तो सर्टोली कोशिका जो है यह शुक्राणु जनन को बढ़ाती है, शुक्राणु जनन को बढ़ाती है। बोलती है चलो शुक्राणु जनन को बढ़ाओ,
बढ़ाती है, उसे सपोर्ट करती है, ये पहला काम हो गया। और लीडिक कोशिका जो है ये मुक्त करता है एंड्रोजन, एंड्रोजेंस मुक्त करेगा, एंड्रोजन हार्मोन मुक्त करेगा। तो दो काम होगा यहां पर, हार्मोन मुक्त करेगा। तो एक कार्यक्रम हो गया एंड्रोजन को मुक्त करने का और दूसरा काम हो गया आपके सर्टोली कोशिका से शुक्राणु जनन को बढ़ाने का। ये दो काम आपके दिमाग में बैठ गए। जब एंड्रोजन बढ़ेगा, यहां से याद रखना, तो ये एंड्रोजन क्या करता है, शुक्राणु जनन को प्रारंभ कर देगा। ये शुक्राणु जनन को प्रारंभ कर देगा। फ्लो चार्ट में समझ में आ गया तो बढ़िया समझ में आ जाएगा, अदरवाइज थ्योरी बहुत पेज लिखने पड़ते हैं इसके। शुक्राणु जनन प्रारंभ करेगा और ये शुक्राणु जनन को बढ़ाता है, उसको सपोर्ट करता है। इससे एक और हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम हमने पढ़ा था बच्चा, इनहिबिन, और इससे जो हार्मोन आया है उसका नाम है एंड्रोजन। ये है पूरी कहानी जिसको मुक्त करना है। पोषण वगैरह तो देती है, ठीक है। तो यहां पर आप लोगों को, आपको ये समझ, ये पोषण वगैरह तो देगी ही, लेकिन अभी मेन काम क्या है, तो सपोर्ट कर देगी, बढ़ावा देगी। चलो करो 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 करो, बढ़ाओ 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 बढ़ाओ। पोषण देती है, वो तो देगी ही बाद में जब बन जाएगा। तो अभी बना थोड़ी ना है, जब बनेगा तब पोषण देगा बाद में। अभी तो पोषण दिया ही नहीं है, वो तो काम हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि पोषण देता है, ये करता है, वो करता है। अभी क्या करेगा, पहली बार क्या करेगा, तो अभी क्या करेगा कि एक काम करो, उसको बोलेगा तुम बढ़ाओ और हम तुमको सपोर्ट दे देते हैं। तो सपोर्ट देने के नाम पे ये क्या करता है, टेस्टोस्टेरोन को एंड्रोजन में कन्वर्ट करेगा। फिर एंड्रोजन तो बाहर था, फिर वो एंड्रोजन अंदर जाएगा सेम्निफेरस ट्यूब्यूल के अंदर, फिर सेम्निफेरस ट्यूब्यूल के अंदर काम करेगा। भैया अलग अलग जगह ना आप इसको देखो कि हमारे पास ये सेम्निफेरस ट्यूब्यूल था और इधर था लीडिक कोशिका। तो ये लीडिक कोशिका क्या करता है, ये लीडिक कोशिका है, यहां से रिलीज हुआ एंड्रोजन, है ना। अब ये एंड्रोजन जो रिलीज होता है, तो आपको पता है ये एंड्रोजन सबसे पहले किस रूप में होता है, कल का पढ़ाया, याद रखना मेरे बच्चे, सब भूल जाओगे तो दिमाग खराब हो जाएगा। टेस्टोस्टेरोन जिसे अपन कहते हैं। अब टेस्टोस्टेरोन को इसके अंदर की जो सर्टोली है और इसके अंदर एक और कोशिका है जिसका नाम है स्पर्मेटोगोनिया। तो ये लीडिक कोशिका ये क्या करता था, इस कोशिका का नाम क्या था, इसका नाम था सर्टोली। तो सर्टोली जब कुछ केमिकल रिलीज करता है तभी ना ये एंड्रोजन बनता है। अब जब ये एंड्रोजन बनेगा तो बनने बस से थोड़ी होता है, इसको अंदर भेजना भी पड़ेगा कि जाओ स्पर्मेटोगोनिया के पास में, और जब स्पर्मेटोगोनिया के पास में जाओगे तब ना ये आगे जाकर स्पर्म बनाएगा, तब ना ये जाकर स्पर्म बनाएगा। तो अभी पूरी कहानी ऐसे ही शॉर्टकट में समझ लो, कोई डिटेल नहीं बता रहा हूं, सिंपल सा बता रहा हूं मैं कि भैया ये तो बाहर था लीडिक कोशिका। अब लीडिक कोशिका बाहर है तो ये अंदर कैसे घुसेगा ये हार्मोन, तो सबसे पहले ये लीडिक कोशिका टेस्टोस्टेरोन रिलीज करता है। अब टेस्टोस्टेरोन रिलीज जब कर देगा तो उसको यही कोशिका का केमिकल ही तो यहीं से आता है और ये केमिकल उसे एंड्रोजन में मुक्त करेगा। फिर जब एंड्रोजन मुक्त हो गया तो एंड्रोजन की बाइंडिंग साइट बनाएगा यहां पर कि एंड्रोजन को अंदर लाओ। एंड्रोजन फिर अंदर आएगा, फिर जब एंड्रोजन आएगा तब स्पर्म बनेगा और पोषण तो बाद में देगा। मेरी बात समझ में आ गई। इतना मेन काम आपको दिमाग में बैठाना है, कल की क्लास में पढ़ाया था मैंने, है ना, कि ऐसा काम हमें करना पड़ेगा। तो इस तरीके से दो लोग मेन बन के तैयार हैं, शुक्राणु जनन के इर्द गिर्द बताना है हमें। और किसको पोषण देता है, किसको भक्षण करवाता है, किसको मारता है, वो तो हम कल पढ़ ही चुके हैं। अभी मेन बात ये है कि भैया हमारा हाइपोथैलेमस आया, हाइपोथैलेमस ने अग्र मस्तिष्क ने बोला कि जीएनआरएच रिलीज करो। गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन मुक्त हुआ, बोला कहां जाकर असर करना है, बोले पिट्यूटरी पे जाओ। पिट्यूटरी पे फिर जाकर क्या करेगा, तो पिट्यूटरी जो होती है वो एफएसएच और एलएच रिलीज करेगी, है ना। यहां पर ये एफएसएच और एलएच मुक्त करेगी। जब एफएसएच और एलएच मुक्त करेगी तो एफएसएच जाएगा सर्टोली के पास में और ल्यूटिनाइजिंग जाएगा लीडिक कोशिका के पास में। इतनी बात समझ में आ गई।
समझ में आ गई मेरी बात यहां पे। अब आगे बात करते हैं, जब ये दोनों मुक्त हो गए तो इसने रिलीज किया एंड्रोजन हार्मोन और बोला शुक्राणु जनन को शुरू करो। तो मेन काम आपसे बोला जाए कि शुक्राणु जनन कौन स्टार्ट करवाता है, बोलना एंड्रोजेंस। कौन करता है, एंड्रोजन भी, ये बात हो गई। फिर जब आते हैं सर्टोली कोशिका पे, तो सर्टोली कोशिका बहुत सारे ऐसे सपोर्टिव काम करती है जो शुक्राणु जनन को बढ़ाती है, जो शुक्राणु जनन को बढ़ाती है। हाँ, ये बताया था मैंने। अब जब ये यहां पर शुक्राणु जनन को बढ़ाती है तो फिर वो इन्हिबिन वगैरह ये दो कार्यक्रम यहां पर मुक्त करती है। बस इतनी सी कहानी यहां पर काम करती है, इतने हिसाब से दोनों एक दूसरे को मेंटेन करते रहते हैं। बस दोनों अपना अपना काम करेंगे। जैसे मैं बताता हूं, देखो हम दोनों क्या काम करते हैं, मैं यहां पर समझाता हूं तुम लोग को थोड़ा सा, ठीक है, मैं समझाता हूं यहां पर, रुको थोड़ा सा। हमारे पास दो कोशिकाएं हैं, एक का नाम है सर्टोली, एक का नाम है सर्टोली कोशिका, समझ लो उसी फ्लो चार्ट के आगे पढ़ा रहा हूं मैं। और एक कोशिका है लीडिक कोशिका, ठीक, एक कोशिका है लीडिक कोशिका, दो कोशिकाएं हैं। मुझे बताओ कि सर्टोली पर किसने आकर असर किया है। सर्टोली पर एक्ट किया है एफएसएच ने, ये बात तो क्लियर है, एफएसएच कार्य करेगा, एफएसएच कार्य कर रहा है। लीडिक कोशिका पर कौन कार्य कर रहा है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एलएच काम कर रहा है। जैसे ही एफएसएच पहुंचा, अरे सुनो तो, समझ नहीं आया, थोड़ा धैर्य से लिखो, सुनने की कोशिश करो, फिर मैसेज करना। तो सर्टोली कोशिका के पास में एफएसएच गया, बोला देखो यार हमको ना शुक्राणु बनाना है, तुम क्या कर सकते हो। सर्टोली बोला जो हुक्म मेरे आका, चलो शुरुआत कर देते हैं। तो सर्टोली सबसे पहले क्या करता है, सर्टोली पहले क्या करता है, यह क्या किया, यह सबसे पहला काम ये करता है, शुक्राणु जनन को बढ़ावा देगा। अब शुक्राणु जनन को बढ़ावा कैसे देता है, बढ़ावा देगा, कैसे देगा शुक्राणु जनन को बढ़ावा। अब यहां पर याद रखना है कि शुक्राणु जनन को बढ़ावा ऐसा देता है कि हमारे पास होता है टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टोस्टेरोन को जब तुम एंड्रोजन में बदलोगे तब ना वो हार्मोन स्पर्म बनाएगा, आगे प्रक्रिया शुरू होगी, में बदलता है। टेस्टोस्टेरोन को एंड्रोजन में बदलता है, पहली बात हो गई, बदला है। अब ये एंड्रोजन है कहां, बाहर ना था, उसे शुक्राणु जनक नलिका के अंदर ले जाता कहां है, तो बताएगा एंड्रोजन को शुक्र जनक नलिका के अंदर ले जाएगा, शुक्र जनक नलिका के अंदर ले जाएगा, शुक्र जनक नलिका के अंदर ले जाता है। मतलब ऐसा है कि एंड्रोजन का बाइंडिंग साइट के अंदर है। ऐसा हार्मोन कैसे करता है आपको पता है, ये हार्मोन ऐसा है कि हमारे पास ये है शुक्रजनक नलिका, ये है हमारे पास में शुक्रजनक नलिका, और यहां से आया है हमारे पास लीडिक कोशिका से कौन आता है, एंड्रोजन हार्मोन आ गया। अब ये जब एंड्रोजन हार्मोन आया तो इसके अंदर जाना है उसे, इसके अंदर दो कोशिका है, कल याद किया था, पढ़ाया था आप लोगों को। इसके अंदर दो कोशिका है, एक का नाम है स्पर्मेटोगोनिया, है ना जी। तो स्पर्मेटोगोनिया के अंदर जब आने के लिए तो हार्मोन्स हमेशा सतह पे रहते हैं। तो ये है एंड्रोजन बाइंडिंग साइट, इस जगह को कहते हैं एंड्रोजन बाइंडिंग साइट। हार्मोन कभी एकदम अंदर घुस घुस के काम नहीं करता, बाहर तक आता है और ज्ञान देके चला जाता है। तो एंड्रोजन की बाइंडिंग साइट है। अब यहां से एंड्रोजन आएगा और एंड्रोजन यहां से जुड़ेगा, जब जुड़ेगा तब स्पर्मेटोगोनिया प्रारंभ होता है। तो बहुत सिंपल सा काम है कि दोनों एक दूसरे को मिलाकर काम करते हैं, दोनों मिलाकर काम करेंगे। ये एंड्रोजन मुक्त किया, तो जब एंड्रोजन मुक्त करेगा तो एंड्रोजन का काम होता है शुक्राणु जनन को शुरू कर देना। ये जब शुरू करेगा तो ये उसे सपोर्ट करेगा, दैट्स ऑल।
ये जब उसे शुरू करेगा तो ये उसे सपोर्ट करेगा कि चलो तुमको जो जो करना है, तुम्हें पोषण चाहिए मैं दूंगा, तुम्हें न्यूट्रिशन चाहिए मैं दूंगा, तुम्हें इसके अंदर आके अभिक्रिया करनी है मैं दूंगा, वो सारे कार्यक्रम मैं तुम्हें दूंगा। तो लीडिंग और सर्टोली एक दूसरे के सपोर्ट में काम करते रहते हैं और यही इनका काम है। यहां तक प्रक्रिया शुरू हो गई, स्पर्म बनना शुरू है। अब स्पर्म बनना शुरू हुआ तो कितने दिन चलेगा? माना जाता है कि 64 से 72 दिन तक। अब जब 64 से 72 दिनों तक जब होता है, जब 72 दिनों तक चलता है, 64 से 72 दिनों तक, तो क्या दोबारा चलना चाहिए प्रक्रिया को? नहीं चलना चाहिए। जब दोबारा नहीं चलना चाहिए तो यहां पर एक लाइन और आती है कि इस इन्हिबिन हार्मोन से एक नेगेटिव फीडबैक जाता है। इसे नेगेटिव फीडबैक कहते हैं। मैं एक बार और समझा दूंगा, बस कोशिश करते रहो। अभी मैसेज मत करो नहीं समझ में, बिना पूछे मैं आगे नहीं बढ़ाऊंगा। कोशिश करते रहो, बिना पूछे मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। बहुत जरूरी चीज है, इसके ऊपर बहुत सवाल आएंगे, मैं बताऊंगा अभी आपको। कोशिश करते रहो। नेगेटिव फीडबैक हुआ। ये एंड्रोजन भी आया था, इसने भी कहा कि जब तक मैं हूं तब तक तो मेरी कदर कर लो भाई। तो ये भी यहां पे नेगेटिव फीडबैक देगा, यह भी यहां पे नेगेटिव फीडबैक देता। तो ये दोनों नेगेटिव फीडबैक देते हैं भैया कि जब तक मैं हूं, 72 दिन जब तक ये प्रक्रिया चल रही है तब तक तुम इसको रोकना नहीं और ना नई प्रक्रिया शुरू करना, ना प्रक्रिया शुरू करना। तो जब तक प्रक्रिया शुरू नहीं करना तब तक ये कार्यक्रम चलते रहने दो। इसी को नेगेटिव फीडबैक कहते हैं। ऐसी कहानी चलती है। मैं एक बार फिर से समझाता हूं। इस लाइन को आपको ये लिखने की जरूरत नहीं, इसे जस्ट लाइक आप लोगों को सपोर्ट कर रहा था मैं बस ये कह रहा हूं कि भैया देखो, यहां पर फिर से एक बार बताता हूं, समझना, बहुत आसानी से समझो तब डिटेल वाला समझ में आएगा। हमारे पास है हाइपोथैलेमस, गौर करना मेरी बात को, है ना। हाइपोथैलेमस है, इसने कहा मुझे शुक्राणु चाहिए, कहीं से भी एनी हाउ चाहिए, तो इसने मुक्त कर दिया, GnRH रिलीज कर दिया। अब फुल फॉर्म लिखने की जरूरत नहीं है, बस शॉर्टकट लिख लो, GnRH रिलीज हुआ। एक्ट ऑन कहां जाकर असर किया मेरे बच्चे? ये एक्ट जाकर करता है पिट्यूटरी में, इंग्लिश में लिख दिया है, कंफ्यूज मत होना। पिट्यूटरी ग्लैंड पे जाकर असर करता है, ठीक है भाई। अब पिट्यूटरी ग्लैंड तुरंत 2 हार्मोन रिलीज की। मैं फिर से बता रहा हूं, 2 हार्मोन में एक का नाम है FSH, फुल फॉर्म जान ही गए हो अब। दूसरे का नाम है LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। जो FSH आया था ये जाकर कहां कार्य करेगा? तो ये भैया कार्य करेगा, पहला सवाल, कहां जाकर कार्य करेगा? तो याद रखना, सर्टोली सेल्स में, पक्का, सर्टोली सेल्स में। तो सर्टोली सेल को जाकर क्या बोलेगा कि देखो यार, हम ना शुक्राणु को शुरू करने जा रहे हैं, तो तुम क्या करो, फिलहाल शुक्राणु जनन को सपोर्ट करो। तो शुक्राणु जनन के लिए सपोर्ट करता है। सपोर्ट मतलब उसके लिए जो जो काम चाहिए वो सपोर्ट करता है कि हम तुमको सपोर्ट करेंगे। क्या क्या सपोर्ट करता है मैं बताता हूं अभी आपको, शॉर्टकट में समझो। सपोर्ट कर दिया, हाँ कर दिया सपोर्ट, ठीक है भाई, बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, कर दिया, बहुत अच्छा। दूसरा, मैं 2 चीजें करूंगा कि जब तक तुम चलोगे तब तक एक और हार्मोन रिलीज करूंगा, इन्हिबिन मुक्त कर दूंगा ताकि कोई तुमको रोक ना सके। मुक्त करता है तो 2 काम हो गया कि चलो मैं तुम्हें बढ़ावा भी दे रहा हूं और एक चक्र जब तक नहीं हो जाता तब तक मैं दूसरा कोई बनाने भी नहीं दूंगा। तो इन्हिबिन पिट्यूटरी पे जाकर और हाइपोथैलेमस में जाकर नए चक्र को रोक देता है। नेगेटिव फीडबैक कहते हैं इसको। नेगेटिव फीडबैक का मतलब होता है कि भैया दूसरा चक्र प्रारंभ नहीं होने देता। मैं बना रहा हूं ना अभी, शुक्राणु बनने दो पहले, प्रारंभ नहीं होने देता। जब तक पूरा स्पर्म नहीं बन जाएगा तब तक दूसरा कार्यक्रम शुरू नहीं होगा। इन्हिबिन का काम है। बढ़िया, इतना साथ दे दिया और कितना ध्यान देगा। फिर आया LH कि तुम भी कुछ करोगे, तो LH को कहेगा कि यार तुम जो है ना कहां जाकर एक्ट करो। तो ये एक्ट ऑन कहां करता है बच्चा बताओ? लीडिक कोशिका पर।
लीडी कोशिका को जाकर बोला कि देखो यार, कोई भी प्रक्रिया बिना हार्मोन के तो हो नहीं सकती और हार्मोन तुम ही मुक्त कर सकते हो। तो लीडी कोशिका रिलीज करती है एंड्रोजेंस। अब इसका डिटेल अभी मत जानो कि एंड्रोजेंस बना कैसे, मैं बता चुका हूं टेस्टोस्टेरोन से ही एंड्रोजेंस बनता है। एंड्रोजेंस हार्मोन मुक्त करेगा। अब यही वो हार्मोन है एंड्रोजन हार्मोन, जो फिर सर्टोली के बाजू में स्पर्मेटोगोनिया थी। तो एंड्रोजन हार्मोन जो है ये आगे जाकर बोलेगा कि ये शुक्राणु बनाओ। तो एक हार्मोन शुक्राणु जनन को प्रारंभ करेगा। तो सीधा सा सवाल बस एक ही लाइन का हो गया कि शुक्राणु जनन को स्टार्ट किसने किया? शुक्राणु जनन को स्टार्ट किया लीडिक कोशिका के एंड्रोजन हार्मोन में। और उससे संबंधित सपोर्ट किसने किया? सपोर्ट हजारों प्रकार के हो सकते हैं। मुख्य रूप से सपोर्ट ये कि जब तुम बनोगे तो तुमको आने का जाने का दिक्कत नहीं होगा। मैं उसको अलग से लिख दूंगा मैं। तो ये जो उसे मेंटेन करने का काम है ये कर रहा है, बनाने का काम वो कर रहा है। दैट्स ऑल। अगर इतनी बात समझ में आई है तो कहो हाँ अब समझ आ गया, तो फिर मैं आगे बात करूं। यहां तक क्लियर? डन? इतना समझ में आ गया? इनहिबिन को हिंदी में इनहिबिन ही कहते हैं मेरे बच्चे। कह रहे होते तो मैं हिंदी लिख चुका होता। इनहिबिन ही कहते हैं। इसी तरीके से आगे बढ़ती है, सभी लोग को समझ में। इतना कहानी क्लियर? अब बढ़िया हो गया। अब पॉइंट आता है कि सर्टोली सपोर्ट क्या क्या किया। तो अब ये बताना है कि सर्टोली का कार्य बताओ। यहां पर सर्टोली के कार्य, और फिलहाल ये वाले जो कार्य है वो शुक्राणु जनन के इर्द गिर्द बताना है कि जब मैं शुक्राणु बना रहा हूंगा तो तुम्हारा रोल क्या है जी? शुक्राणु जनन के दौरान ये क्या क्या करता है? पोषण देता है, वो तो सबको पता है। पोषण देता है वो तो सबको पता है, लेकिन देगा कैसे? तो सबसे पहला काम देखो यार, सर्टोली कोशिका क्या करता है पता है? एक हार्मोन, 2-3 हार्मोन मुक्त करता है। सर्टोली हार्मोन 2-3, अरे यार सबको हिंदी में वही कहते हैं। कह रहे होते तो मैं इंग्लिश बताता ना। सर्टोली को सर्टोली कहते हैं। पूरा हिंदी पढ़ा करो, एनसीईआरटी निकाल। पहला काम है जी, मैं एक बताता हूं, मेरे बच्चे बताएंगे कि अगर तुम्हें याद है तो बताना। एंटीमुलेरिन हार्मोन, बताओ कुछ याद है क्या इसका मतलब? एंटीमुलेरिन हार्मोन मुक्त करता है। बताओ मुझे, एंटीमुलेरिन हार्मोन मुक्त करता है। एंटीमुलेरिन का मतलब क्या होता है? जल्दी से कह दो तो मुझे समझ में आ जाए, कुछ मजा आ जाए। ये एक हार्मोन मुक्त करता है जिसका नाम है एंटीमुलेरिन हार्मोन। बताओ क्या मतलब है इसका? मैंने तुम्हें पढ़ाया था कि जब हम भ्रूणी अवस्था में होते हैं तो 2 लोग बनते हैं, एक मुलेरिन और एक वुल्फियन। बताया था ना? तो मुलेरिन नलिका को नहीं बनने देना है, क्योंकि मुलेरिन फीमेल को बनाती है और वुल्फियन मेल को बनाता है। बताया था ना? वुल्फियन मेल को बनाती, मेल के जननांगों को बनाएगी, जननांग नलिकाओं को बनाएगी, और मुलेरियन जो होती है वो महिलाओं की नलिकाओं को बनाती है। पढ़ाया था? तो जब हम मेल को बना रहे हैं तो मुलेरिन को दबाना पड़ेगा। तो यह मुलेरिन नलिका के द्वारा मादा नलिकाओं को, मादा जनन अंग की, सबसे पहली बात है कि जब नर बन रहा है तो मादा जनन अंग की नलिकाओं को बनने से रोकता है। नलिकाओं को बनने से रोकता है कि मादा वाले अंग नहीं बनेंगे, बनने से रोकता है। रोक दिया उसको, क्या फीमेल ईमेल नहीं बनेगा, यहां मेल बनेगा, मतलब मेल बनेगा। यहां फीमेल ईमेल नहीं बनना, मेल बनेगा, बस ये बात हो गई पहली। सर्टोली का पहला काम भ्रूणी अवस्था में। दूसरा एक पॉइंट आता है, उसे कहते हैं एंड्रोजन का बंधन स्थल का निर्माण। बंधन स्थल का निर्माण करता है। अब ये क्या चीज है भाई? तो कभी अगर तुमने हार्मोन्स के बारे में जानकारी रखी हो, निर्माण करता है। अब इस शब्द को समझोगे, इसका मतलब क्या है? तुमने कभी हार्मोन्स के बारे में पढ़ा होगा
तो एक अचंभे की बात मैं तुम्हें बताता हूं, जैसे मैंने यहां पर बताया, पिट्यूटरी ने एक हार्मोन रिलीज किया, एक पिट्यूटरी ने हार्मोन, और ये कहां है? दिमाग के अंदर, ये हमारे दिमाग में है, ठीक है, पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस के नीचे। और सर्टोली कहां है? वृषण में। सर्टोली कहां है? वृषण में। तो कहां दिमाग और कहां वृषण? दोनों अलग अलग है ना। लेकिन जब इसने मुक्त किया तो वो एफएसएच सिर्फ वृषण पे ही जाकर कार्य कर रहा है। हाउ इज दिस पॉसिबल? ये हो कैसे पाए? कैसे कर दिया? हाँ, वही तो सवाल है। पिट्यूटरी अगर चाहे तो थायराइड पे भी जाकर असर कर रहा है, पिट्यूटरी चाहे तो पीयूष ग्रंथि पे भी जाकर काम कर रहा है, पिट्यूटरी चाहे तो वृषण पे भी काम कर रहा है, पिट्यूटरी चाहे तो आपके अंडाशय पे भी काम कर रहा है। बहुत सारे हार्मोन रिलीज किया है, पर जो जहां के लिए रिलीज किया है वो वहीं जाकर काम कर रहा है। कैसे काम होता है? तो इसके लिए एक बड़ा लॉजिक सिंपल सा है जो मैं 11th वाले चैप्टर में पढ़ाऊंगा, अभी हल्का सा याद कर लो कि हर हार्मोन का उसके टारगेट अंग पे उसका बाइंडिंग साइट होती है। बाइंडिंग साइट मतलब उसको पकड़ने के लिए वहां कोई बैठा हुआ है, ऐसी कोशिकाओं के बाहर पकड़ने के लिए बैठा हुआ है। तो जब वो हार्मोन रक्त में मुक्त होगा तो कहीं और जाकर वो अभिक्रिया नहीं करेगा, क्योंकि उसका अभिक्रिया स्थल है। जस्ट लाइक कि अगर मैं सोडियम को रिलीज करूं तो सोडियम पोटेशियम इन सब से अभिक्रिया नहीं करता है, वो जाकर क्लोरीन से अभिक्रिया करेगा। तो हर किसी का बंधन स्थल फिक्स है, हर किसी का अपना बंधन स्थल फिक्स है। सक्रिय स्थल, बंधन स्थल उसी को कहते हैं। तो वैसे ही एंड्रोजन जाकर शुक्राणु जनन ही करवाएगा, शुक्रजनक नलिका के अंदर ही जाएगा, ये सर्टोली डिसाइड करती है। तो यही बात याद रखना, एंड्रोजन का बंधन स्थल का निर्माण करेगा। तो याद रखना, यह शुक्रजनक नलिका पर, शुक्रजनक नलिका पर, शुक्रजनक नलिका पर एंड्रोजन का बंधन स्थल निर्माण करती है। तो बंधन स्थल निर्माण करती है, और बंधन स्थल निर्माण करती है तब जाकर मटेरियल वहां पर जाकर जुड़ता है और कहता है कि हां तुम यहां पर जाकर जुड़ो। समझे? तो उसमें भी सर्टोली का मदद है, भले डायरेक्टली रोल नहीं कर रहा है, एंड्रोजन ही रहा है, लेकिन सारा स्वागत तो सर्टोली ना करवा रहा है। ये बात हो गई। तीसरे नंबर पे, ये सारे हार्मोन है ना, एंड्रोजन बाइंडिंग साइट का तीसरा हार्मोन इनहिबिन, इसका नाम होता है इनहिबिन हार्मोन। अब इनहिबिन हार्मोन का मतलब मैं समझा ही चुका हूं मैं आपको। इनहिबिन हार्मोन मुक्त करता है। अब इनहिबिन हार्मोन मुक्त करता है तो क्यों करता है जी? तो बताना, एक बार शुक्राणु जनन होता रहे, अगर मान लो शुक्राणु जनन प्रारंभ हो गया, एक बार प्रक्रिया अगर प्रारंभ हो गई, प्रारंभ होने पर, एक बार ये प्रक्रिया प्रारंभ होने पर दूसरी चक्र से पहले, दूसरे चक्र से पहले हाइपोथैलेमस, और उनको बता के रखना है कि हाइपोथैलेमस एवं पिट्यूटरी हार्मोन को संदमित कर देता है। संदमित का मतलब समझते हो ना? संदमित मतलब यानी रोक देता है, संदमित कर देता है। और संदमित कर देता है तो ये तीन काम सर्टोली के मुख्य काम होते हैं। तो ये शुक्राणु जनन प्रारंभ होने पर दूसरे चक्र से पहले हाइपोथैलेमस को बोलता है कि थोड़ा धैर्य रखो यार, वक्त दो हमें, एक बार बोले हो बनाने के लिए तो बना रहे हैं, अभी बनाने दो पहले। तो जब तक वो प्रक्रिया चल रही होगी तब तक वो चलती रहेगी, उसको कोई रोकेगा नहीं। यही तीन काम मुख्य रूप से हमारा ये काम करता है और इसी के द्वारा ये कंट्रोल होते हैं। अभी क्लियर? यहां तक डन है सभी को?
समझ गए कि कैसे मेंटेन किया जाता है, कैसे चीजों को कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। हाँ, तब तक रोकना होता है, रोको रोको यार, बाद में फिर जब मुझे जरूरत होगा तो फिर मैं बता दूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से इन प्रक्रियाओं को काम करते हैं और इन्हीं तरीके से ये सारी चीजें चलती रहती हैं और इस तरीके से पॉइंट में आप लोगों को बनना चाहिए और यही पूरा काम है, यही पूरा मेंटेनेंस है और इसी तरीके से ये चीजें। तो एक बार ये डिटेल वाला डायग्राम बना लेना जो इसमें पूरा थ्योरी लिखा हुआ है, जिसमें ये वाला भी बना सकते हो जिसमें थ्योरी नहीं लिखा हुआ है। अगर आप इसमें समझ जाओ तो ये तो थ्योरी आपको लिखना ही पड़ेगा, तो जितना आप लोगों को यहां पर समझना है। लास्ट पॉइंट ये है कि जब प्रक्रिया चल रही हो तो 72 दिन चलने दो, बार बार उसे नहीं चलाना है। तो एक बार प्रक्रिया शुरू हो जाए तो उसको थोड़े देर के लिए रोक के रखना है। जस्ट लाइक मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हुआ एग्जांपल के लिए, ठीक है। अब आज स्टार्ट हुआ तो अब 28 दिन तक तो ये साइकिल चली गई ना, अब तो यही चलेगा। तो बार बार अगर पुटिका तुम बनाते चले जाओगे तो वो बार बार थोड़ी प्रक्रिया शुरू होगी। 28 दिन पूरा चलने दो, 28 दिन के बाद फिर से शुरू करेंगे, ऐसा कार्यक्रम होता है। तो ये भी ऐसे ही पूरा चलता है, इस तरीके से चलता है। तो पिट्यूटरी हार्मोन एफएसएच, एलएच और हाइपोथैलेमस दोनों को कहता है कि तुम दोनों रिलीज नहीं करो। हाइपोथैलेमस को कहेगा तुम अपनी वाइफ को बोलो मत कि तुम रिलीज करो, और पिट्यूटरी को भी कह देगा तुम रिलीज करना ही मत। तो दोनों रुकवा देता है और इस तरीके से आप लोगों को ये कार्यक्रम चलता रहता। हाँ जी, बढ़िया, हो गई कहानी खत्म। ये है हमारा शुक्राणु जनन की प्रक्रिया। अब यहां पर एक क्वेश्चन आता है कि एक शुक्राणु जनन में कितने शुक्राणु बने, आप बताओ मुझे। तो एक शुक्राणु जनन के पश्चात, शुक्राणु जनन के पश्चात, एक शुक्राणु जनन के पश्चात अगर हम माने के चले, शुक्राणु जनन के पश्चात अगर मान लेते हैं एक स्पर्मेटोगोनिया से, एक स्पर्मेटो या एक प्राथमिक oocyte, ज्यादा कह देंगे प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट कह देंगे तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। एक प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट से कितना बनता है बताओ। एक प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट से 4 शुक्राणुओं का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? 4 शुक्राणु का निर्माण होता है। 4 शुक्राणु का निर्माण होता है, ये बात आप ध्यान पे रखें, ठीक है भाई। अब सब कुछ बन चुका है, सब कुछ बन चुका है, ये बन गया है। शुक्राणु जनन के पश्चात मतलब अभी मैं एक ही प्रक्रिया की बात कर रहा हूं, वैसे तो दिन भर में तो लाखों करोड़ों अरबों कितने भी बन सकते हैं। 4 शुक्राणुओं का निर्माण होता है, ये पक्की बात हो गई। अब शुक्रजनक नलिका के अंदर क्या क्या हुआ है ध्यान से समझना, एक बार फिर से बताता हूं। शुक्रजनक नलिका के अंदर बता रहा हूं मैं। शुक्रजनक नलिका में, शुक्रजनक नलिका में मेरे पास अगर मैं सामान्य भाषा में कहूं तो मेरे पास सबसे पहले था स्पर्मेटोगोनिया। याद है तुम्हें ये बात? स्पर्मेटोगोनिया से मैं क्या बनाया? फिर बनाया उसे प्राथमिक शुक्राणु कोशिका। याद रखना इन सब चीजों को, ये सब शुक्राणु कोशिका के अंदर है। शुक्राणु कोशिका, प्राथमिक के बाद कौन बना? प्राथमिक के बाद बना द्वितीयक। कौन बना? द्वितीयक शुक्राणु कोशिका। और द्वितीयक शुक्राणु कोशिका के बाद कौन बना है? द्वितीयक शुक्राणु कोशिका के बाद बताया था मैंने आपको शुक्राणु पुरुषु। जल्दी बोलो, शुक्राणु पुरुषु, शुक्राणु पुरुषु। और शुक्राणु पुरुषु के बाद मैंने बताया था शुक्राणु यानी स्पर्मेटोजोआ। दैट्स ऑल। ये सारी की सारी चीजें याद रखना कहां बनी थी? शुक्रजनक नलिका में बनके तैयार थी। शुक्रजनक नलिका में बनके तैयार थी। ये सब बना है, ये बना है, फिर ये बना है, फिर ये बना है, फिर ये बना है, फिर ये बना है, बना है, ठीक है। अब अगर ये जो बना है तो मैं आपको बता दूं कि स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटोगोनिया बनाने के लिए हमने किया था समसूत्री विभाजन। आपको याद होगा, नहीं याद है तो रिवीजन कर लो। इनके बीच हुआ था समसूत्री विभाजन, इनके बीच में हुई थी वृद्धि, इनके बीच में हुआ था मियोसिस यानी अर्धसूत्री प्रथम, है ना। और इसे कहा था हमने अर्धसूत्री द्वितीय। याद आया कुछ? ये चीज भूलना नहीं, बार बार पढ़ा रहा हूं मैं। अर्धसूत्री द्वितीय यानी मियोसिस 2, याद कर लेना। मियोसिस हिंदी नाम से भी कई बार आता है। और शुक्राणु पुरुषु से शुक्राणु बनने की प्रक्रिया को हम कहते हैं विभेदन, और इसका नाम मैंने बताया था स्पर्मियोजेनेसिस।
स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है, स्पर्मियोजेनेसिस। यहां तक याद हो गया है। तो ये सारा कार्यक्रम अंदर चल रहा था, ये सारा कार्यक्रम अंदर चल रहा था। अब सवाल आता है कि अंदर स्पर्म बन गया। ये शुक्राणु जनक कोशिका थी और नलिका थी, नलिका के अंदर ये सर्टोली है, 2-4 जगह सर्टोली बना देना, और सर्टोली के अंदर बड़ी कोशिका पहले बड़ी वाली थी जिसका नाम स्पर्मेटोगोनिया थी, फिर उससे छोटी बनी, मान लो प्राथमिक बना, और छोटी बनी द्वितीयक बना, फिर और छोटी बनी, ये शुक्राणु पुरुषु बन गया, और उसके बाद बन गए बहुत सारे स्पर्म। बहुत सारे क्या बन गए? स्पर्म। लेकिन सारे स्पर्म जो हैं वो अंदर हैं, बाकी सारे स्पर्म जो हैं वो अंदर हैं, सारे स्पर्म अंदर हैं। अब इसको यहां से बाहर निकलना है। सब कुछ अंदर कार्यक्रम हुआ है ना भाई, यहां पर ये सारी चीजें आपको दिख रही हैं, बहुत सारे स्पर्म आपको दिख रहे होंगे, ये सब स्पर्म आपको दिख रहा होगा। अगर आप इसका नाम लिखना चाहो तो लिख लेना कि स्पर्मेटोगोनिया, प्राथमिक, द्वितीयक और शुक्राणु पुरुषु, और उसके बाद स्पर्म। अब 2 लोग हैं यहां पर, स्पर्म है और साथ ही साथ में आपकी सर्टोली कोशिका है, और इसको यहां से बाहर जाना है और बाहर रास्ता तय करना है। ये है सर्टोली कोशिका और ये है इनके पास अनगिनत शुक्राणु। अब हमारे पास एक नया कार्यक्रम आता है। शुक्राणु क्या करता है, लाइन से सुनना मेरी बात को। शुक्राणु क्या करेगा? शुक्राणु सर्टोली कोशिका के अंदर, एम्बेडेड इनटू सर्टोली कोशिका, सर्टोली कोशिका में पूर्ण रूप से धस जाता है, पूर्ण रूप से अंतरोप हो जाएगा, पूर्ण रूप से धस कर उसके अंदर एम्बेडेड हो जाता है, पोषण प्राप्त करता है, पोषण प्राप्त करता है, पूरी तरह से वो अंदर धस जाएगा और उससे कहेगा कि हम जाने वाले हैं, हमको आशीर्वाद दो, हम बाहर जाना चाहते हैं और बाहर जाने से पहले हमको पूरा पोषण चाहिए। तो जस्ट एग्जांपल के लिए कि मान लो ये एक सर्टोली कोशिका है, जस्ट एग्जांपल के लिए मान लेते हैं ये सर्टोली कोशिका है और ये है हमारा स्पर्म, ये है स्पर्म। अगले ही पल वो सर्टोली कोशिका के अंदर, अगले ही पल वो सर्टोली कोशिका के अंदर धसेगा, अंदर धसेगा, कहेगा पूरा पोषण हमको दो, नर्स दो, पूरा न्यूट्रिशन दो। अगले पल सर्टोली कोशिका ऐसी बनी रहेगी, पूरा न्यूट्रिशन कंप्लीटली एम्बेडेड इनटू द सर्टोली सेल, ऐसा बना लेना। ये जो बनी है इसका नाम है सर्टोली और तुम्हें दिख रहा है कि ऊपर जो है वो है हमारा स्पर्म। स्पर्म सर्टोली के अंदर गया, पूरा पोषण लिया। जब उसने पूरा पोषण लिया तो पोषण लेने के बाद जब न्यूट्रिशन मिल गया, आशीर्वाद ले लिया, पोषण प्राप्त करता है और पोषण प्राप्त करने के बाद और शुक्र जनक नलिका से मुक्त हो जाता है, शुक्र जनक नलिका से मुक्त हो जाता है और शुक्र जनक नलिका से मुक्त हो जाता है, बाहर की तरफ निकल जाएगा। मुक्त यानी बाहर निकल गया। तो 2 कार्यक्रम किया, ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? इस तरीके से आपको यहां पर आपके पॉइंट में याद रखना कि ये पूरा कोशिका यहां पर बना हुआ है, लाइन से शुक्राणु जनन हुआ, ये स्पर्म जो है सर्टोली कोशिका के अंदर धसा और धसने के बाद पोषण प्राप्त करता है, पोषण प्राप्त करके शुक्रजनक नलिका से बाहर निकलेगा, उसे बाहर जाना है और जब उसे बाहर जाना है तो शुक्राणु जनक नलिका से मुक्त करता है। इसे हम कहते हैं मेरे बच्चे, इसे कहा जाता है स्पर्मिएशन कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसे? स्पर्मिएशन कहते हैं। तो बहुत सीधा सा पॉइंट आ गया कि व्हाट इज स्पर्मिएशन, व्हाट इज एन स्पर्मिएशन, जल्दी बताना। यहां पर स्पर्मिएशन का मतलब क्या है ये याद रखना, आपसे पूछा जाएगा। स्पर्मिएशन का मतलब क्या होता है? शुक्राणु कुछ हिंदी में इसे कहते हैं, मैं आपको बताता हूं यहां पर स्पर्मिएशन। तो आप याद रखना कि स्पर्मिएशन, एशन का मतलब मोशन और मोशन का मतलब गति, और गति से पहले पोषण लिया है,
काम किया किया, पोषण तुमको तो पता ही था कि सर्टोली कोशिका से पोषण लेता है, लेकिन कब? जब बना, पहले पोषण लिया और मुक्त हो गया बाहर, पोषण लिया और मुक्त हो गया बाहर। अब जब पोषण लिया और मुक्त हो गया बाहर, इसी का नाम होता है स्पर्मिएशन। आप इसे अपनी भाषा में जरूर लिख सकते हो कि शुक्राणु सर्टोली कोशिका में पूर्ण रूप से धंसकर पोषण प्राप्त करता है और शुक्रजनक नलिका से मुक्त हो जाता है, इसे स्पर्मिएशन कहते हैं। ये है स्पर्मिएशन। तो आप इस लाइन को याद रखना कि स्पर्मिएशन के बाद क्या होगा। बेटा याद रखना, इसका तुम कितना भी हिंदी पढ़ लो, लेकिन तुम्हें इसके हिंदी में कंफ्यूजन आएगा ही आएगा, इसलिए इंग्लिश नाम जरूर याद रखना। स्पर्मिएशन, स्पर्मिएशन आप इसे इंग्लिश में याद रखना। 3 नाम है, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म का बनना, दूसरा नाम आता है आपका स्पर्मियोजेनेसिस और तीसरा नाम आता है स्पर्मिएशन। तीनों में बड़ा दिमाग खराब होता है, तीनों में बड़ा वीर सेचन नाम नहीं होगा, ये हिंदी में ना गलत लिखा हुआ है। वीर सेचन तो यार वो स्खलन कहते हैं, उसको वीर स्खलन ही कहेंगे, वीर सेचन वो अलग होगा सर, मेरे हिसाब से ये होता है शुक्राणुयन या शुक्राणुयन, स्पर्मिएशन इसे हिंदी में शुक्राणुयन कहते हैं। पर आप याद रखना, जब भी क्वेश्चन आया हुआ है प्रॉपर हिंदी नाम अच्छे से उपयोग नहीं करता। कई बार एनसीईआरटी अलग अलग लिखा हुआ है, अलग अलग जगह में क्वेश्चन में अलग अलग जगह लिखा रहेगा, तब तुम्हें हमेशा याद रखना कि इंग्लिश को ही सही मानना पड़ेगा, ठीक है। तो स्पर्म का पोषण लिखना और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से बाहर निकला शुक्राणुयन। आपको सामान्य भाषा में पूछा जाएगा व्हाट इज दिस, तो बताना शुक्राणु का सर्टोली कोशिका से, ऐसा लिखना, सर्टोली कोशिका में धंसकर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, कोशिका में धंसकर, एक लाइन भी मत भूलना, उसके अंदर पूरा धंसकर, एम्बेडेड होकर, धंसकर पोषण प्राप्त करना। पोषण पहले प्राप्त करेगा, न्यूट्रिशन लेगा, एम्बेडेड इनटू सर्टोली सेल एंड गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम सर्टोली सेल, और शुक्रजनक नलिका यानी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल नलिका से, शुक्रजनक नलिका से मुक्त हो जाना। शुक्रजनक नलिका से मुक्त होना शुक्राणुयन कहलाता है, शुक्राणुयन यानी स्पर्मिएशन कहलाता है। गॉट माय पॉइंट। आप इन बातों को ध्यान पे रखना, कल आपका एक होमवर्क आपको देता हूं, ये मेन काम हमारा कंप्लीट हो गया, डन है भाई। वीरसेचन नहीं कहेंगे उसे, शुक्राणुयन कहेंगे, शुक्राणुयन कहेंगे। बेटा हिंदी में बहुत जगह कंफ्यूजन होता है, प्लीज आप इसका कुछ चीजों का ही हिंदी बोल रहा हूं, इंग्लिश बोल रहा हूं, याद करने के लिए इसका जरूर याद कर लेना, ठीक है बॉस, बढ़िया, क्लियर है। हाँ, मोचन, शुक्राणुयन मोचन भी कहते हैं, मोचन मतलब निकलना। तो अब तुम्हारा कल का काम एक है, ये होमवर्क है, इसे मान लो अभी तुम्हारे दिमाग में बैठा देता हूं मैं। 3 चीजों को अलग अलग तरीके से पढ़ना होता है। एक हो गया शुक्राणु जनन, एक हो गया शुक्राणु जनन, दूसरे का नाम होता है स्पर्मियोजेनेसिस, एक नाम आ गया स्पर्मियोजेनेसिस, ये एक नाम हो गया जेनेसिस, और तीसरा नाम आता है शुक्राणुयन यानी स्पर्मिएशन। बहुत सिंपल सी कहानी होगी इनमें, और बस इनके ऊपर मैं बता नहीं सकता, तुम्हें कम से कम 10-15 सवाल 2008-9 के बाद से इनके ऊपर पूछे गए। हर साल कुछ ना कुछ सवाल आता है जी। पोषण, एनर्जी कहां से मिलेगी, यही पोषण दिया है, और क्या नाम है इसका, स्पर्मिएशन, क्या नाम है इसका, सर्टोली कोशिका। तो तीनों को आपको याद रखना है। शुक्राणु जनन मतलब होता है किससे कौन बन रहा है, शुक्राणु जनन में लिखा रहेगा तो याद रखना स्पर्मेटोगोनिया से, स्पर्मेटोगोनिया से शुक्राणु पुरुषु, शुक्राणु पुरुषु, यहां तक बनना, ये है कार्यक्रम आपका शुक्राणु जनन। व्हाट इज स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस क्या है, सिस साल सक्कर वो वाला रहेगा शायद, स्पर्मियोजेनेसिस ये कहां से आया, स्पर्मियोजेनेसिस क्या बना, इसमें बनता है
शुक्राणु से मतलब जितनी बार आज प्रैक्टिस कर लोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। और उसके बाद यहां पर आता है शुक्राणु का सरटोली से पोषण लेना। पहले क्या होता है, जितने सरटोली से पोषण लिया, बहुत आसानी से याद करो, पोषण लेना और शुक्रजनक नलिका से मुक्त हो जाना। शुक्रजनक नलिका से मुक्त हो जाना, तो ये दूसरा काम हो गया, शुक्रजनक नलिका से मुक्त होना। ये मुक्त होना आपका 4 बार 5 बार लिख दिया, ये सब आपको रिवीजन हो जाएगा। ये हो गया हमारा शुक्राणु यानी स्पर्मेशन। गॉट माय पॉइंट? हाँ, स्पर्म तक ही, स्पर्मेटोजोआ स्पर्म तक है। हाँ जी, बस इतना ही है, इतनी कहानी आपको चलता है, इतने पॉइंट याद रखना आप लोगों को बन जाएगा। पक्की बात है? वो पूरी प्रक्रिया है, लेकिन शुक्राणु पुरुषु जब बनता है तो उसके बाद ही तो शुक्राणु बनेगा ना, तो अंततः तो शुक्राणु ही बनना है। पर आपसे बोला जाए कि शुक्राणु जनन में क्या होता है, रॉन्ग नहीं होगा ये ऑप्शन, ये भी ऑप्शन परफेक्ट है और इसी के आगे तो शुक्राणु बनता है। पर इसी को अगर आप टुकड़े टुकड़े में बांट दोगे, तो टुकड़े में बांटोगे तो शुक्राणु पुरुषु से शुक्राणु बनना एक स्पेशल प्रक्रिया है जिसका नाम है स्पर्मियोजेनेसिस। तो विभाजन के बाद विभेदन होना, यह सबसे लंबी प्रक्रिया है, आपको पता है। यह विभाजन तो हो सकता है 24 घंटे में हो जाए, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को, वो कार्यक्रम बन जाएगा, इसका कोई लोड नहीं है। ये तो शुक्राणु पुरुषु शुक्राणु बनना, ये इसमें कोई लोड नहीं है। पर मैं इसलिए लिखा क्योंकि सबसे बड़ी प्रक्रिया ये है। कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि अच्छा ये तो पूरी प्रक्रिया का नाम है, पूरा बनना, पूरा का पूरा, शुक्राणु पुरुषु पे शुक्राणु सब बनना, ये शुक्राणु जनन है। पर स्पर्मियोजेनेसिस जो वाला पार्ट आता है वो शुक्राणु पुरुष से शुक्राणु बनना, एक स्पेशल पार्ट आती है, स्पेशल चीज आ गई वहां पर। तो इसलिए उसको पार्ट में बांट देना चाहिए ताकि आपके दिमाग में कभी कंफ्यूजन ना रहे कि भैया पूरा कार्यक्रम तो ये हो गया शुक्राणु जनन बनना, ये तो काम है ही है, लेकिन कभी स्पेशलाइजेशन कहीं पे ऐड कर दिया जाए तो वो स्पर्मियोजेनेसिस से शुक्राणु पुरुषु से शुक्राणु बनना, और यह विभेदन की प्रक्रिया है। ये विभाजन नहीं है, विभेदन है, और सबसे लंबा यही चलता है। इसका विभेदन ही सबसे लंबा चलता है, सबसे लंबा, जो 64 लेग से लेकर 72-74 दिन तक काम चलती है, और 74-75 दिन तक जो काम चलता है वो इसमें सबसे ज्यादा टाइम इसमें लगता है। समझे बात को? तो इस तरीके से आप लोगों को ये सारे पॉइंट याद रखना है, इन सब चीजों को याद करो और इन चीजों के ऊपर क्वेश्चन बनाना है। और जितने ज्यादा इसके ऊपर क्वेश्चन बनाओगे उतना आप लोगों को आगे धीरे 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 याद रख ले। स्पर्मेटोजेनेसिस बना शुक्र, हाँ स्पर्मेटोजेनेसिस वही तो है। स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मिएशन, 3 प्रक्रियाएं हैं, तीनों का अपना अपना नाम है, ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस और दूसरा है स्पर्मिएशन। इस तरीके से हमारे पूरे स्पर्म की कहानी यहां पर कंप्लीट हुई। अब सवाल आता है कि स्पर्म कैसे बना, स्पर्म कैसे बना। 3 प्रक्रियाएं आपके सामने हैं, तीनों प्रक्रियाओं के बारे में याद रखना है, यहां से पॉइंट आप लोगों को बन जाएगा। अब आखिरी पॉइंट आता है बेटा हमारे पास स्पर्म, शुक्राणु, और इसका डायग्राम के ऊपर भी अच्छे क्वेश्चन आते हैं। तो आइए इसके डायग्राम को बनाते हैं और इनके डायग्राम पे समझने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या है और उसका क्या क्या काम है। डायग्राम जरूरी चीजें हैं, जो मेन काम है उतना आप लोगों को यहां पर पढ़ना है, ठीक है, घंटे नहीं दिन। अरे इसको पढ़ लो, फिर तो एनसीईआरटी हाईलाइट कल करवा दूंगा, कल पक्का पूरा शुक्राणु जनन का एनसीईआरटी हाईलाइट ही करेंगे, पूरा प्रक्रिया। चलो बनाते हैं डायग्राम बॉस इसका, और क्या क्या चीज इसके ऊपर पूछी जा सकती है। चलिए देखते हैं इस डायग्राम में क्या क्या आपको बनाना है और किन किन चीजों के विषय पे नॉलेज होना चाहिए। देखो सबसे पहली चीज तो ये जो पूरा व्हाइट पोर्शन आपको दिख रहा है इसे आप लिख लेना भाई। अच्छा मैं पहले इसको बांट देता हूं, रुको पहले 1 मिनट बाद में।
यहां से यहां तक का पोर्शन आपके लिए हेड है, ये पोर्शन आपके लिए सिर है, हेड है। ये वाला पोर्शन जो आपको बस दिख रहा है, इस भाग को अपन कहते हैं ग्रीवा। ग्रीवा यानी होता है नेक। इसके ऊपर अच्छे क्वेश्चन आते हैं, बहुत ध्यान समझना। तीसरी बात, ये पूरा भाग आपका मध्य भाग है, मध्य है, जिसे हम कहते हैं मिडिल। ये पूरा भाग आपका मिडिल है। और इसके बाद का पूरा भाग आपके लिए टेल है, जिसे अपन पूंछ कहते हैं। ये पहली कहानी हो गई कि आपका पूरा जो स्पम है वो है सिर, ग्रीवा, मध्य भाग और टेल भाग, 4 भागों में बटा होता है। बढ़िया है। दिन बोला है, दिन 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 72 दिन लगते हैं उसमें, घंटे नहीं। अब ये जो भाग अंदर की तरफ में बना हुआ है, ये एक भाग है, ये एक भाग है, ठीक। इसके नीचे एक और भाग है। इस व्हाइट भाग को पूछा जाएगा ये क्या है, ये व्हाइट वाला भाग क्या है, तो आप बताना भैया ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो पूरा का पूरा स्पम जो है ना वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरा होता है। जीव द्रव्य झिल्ली इनके पास होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इनका ये वाला जो भाग है इसे हम कहते हैं अग्रपिंडक। सवाल है इसके ऊपर में, इसलिए ध्यान से हम इसका फ्लो चार्ट बनाएंगे। एक्रोसोम बताते हैं बाद में इसके बारे में। इसके नीचे का भाग जो होगा वो आपको दिखाई देगा केंद्रक। ये केंद्रक होता है, ठीक है भाई। केंद्रक के नीचे वाले भाग में तो केंद्रक है, एक्रोसोम कहते हैं। केंद्रक के नीचे वाले भाग में यहां पर आपको कुछ भाग दिखाई देगा, जिसे अगर आप साइड से देखोगे तो आपको ऐसे 2 दिखाई देंगे, पर आप सामने से देखोगे तो एक ही दिखाई देगा। इसे हम कहते हैं बेटा तारक केंद्र। तारक केंद्र है ये। और तारक केंद्र के भी 2 रूप हैं, 2 रूप हैं। एक का नाम होता है समीपस्थ। समीपस्थ का मतलब होता है प्रॉक्सिमल, प्रॉक्सिमल। और दूसरे का नाम आता है दूरस्थ, यानी एक दूर वाला भाग है, जिसे अपन कहते हैं डिस्टल। सेंट्रियोल। तो 2 सेंट्रियोल होते हैं तारक केंद्र के, समीपस्थ और दूरस्थ 2 भाग हैं। दोनों का हम यहां पर बताएंगे, ठीक है। केंद्रक में जेनेटिक होगा, अगुणित होगा, ये भी बात याद रखना। इनका काम बताता हूं मैं। ये जो भाग है यहीं से एक सीधी सीधी लाइन आपको दिखाई देगी जो दूरस्थ समकुंडलित नलिका से निकलती है। और ये सीधी सीधी लाइन को हम कहते हैं भैया ये अक्ष सूत्र है। ये बना होता है 9+2 के अरेंजमेंट से। उम्मीद है आपको याद होगा। ये है बच्चे आपके पास में अक्ष सूत्र, जिसे हम कहते हैं एक्सोनेमा। याद रखना एक्सोनेमा, इसका निर्माण इसी से होता है, वो बाद में बता दूंगा मैं। इनके चारों तरफ घूमता पहला पार्ट में पढ़ाने जा रहा हूं। सबसे पहले चीज मैं पढ़ाऊंगा आपको, पहला पार्ट आ गया अग्रपिंडक। क्या जानते हैं अग्रपिंडक के बारे में? अग्रपिंडक पे एक बारी सवाल आया था कि एक्रोसोम क्या है। यह गोल्जी बॉडी से निर्माण होता है। पहला इंपॉर्टेंट पार्ट नीट में क्वेश्चन पूछा गया है, गोल्जी बॉडी से निर्माण होता है। गोल्जी बॉडी का भाग है, गोल्जी बॉडी का भाग है, ये इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द एक्रोसोम? भाग है, क्योंकि आपको पता है कि पुटिका कहां बनती है? गोल्जी काय में। पुटिका कहां बनती है? गोल्जी काय में बनती है। ये पहली बात हो गई, गोल्जी काय में बनती है, ठीक है बॉस। पहला काम हो गया। इसमें पूछा जाएगा तो होते क्या है? इसमें जल अपघटनी एंजाइम होते हैं। तो जल अपघटनी एंजाइम जैसे कि लाइसोसोम में होते हैं। तो ये एक एंजाइम होता है, सबसे ऊपर वाले भाग होते हैं। एंजाइम का एक आध नाम बताओगे? एक नाम होता है स्पर्म, क्या बोल सकते हैं इसको? एक्रोलाइसिन एंजाइम। एक्रोलाइसिन जो निषेचन के दौरान, जो किसके दौरान? निषेचन के दौरान। निषेचन जब होता है ना, तो यही है वो रॉकेट जो पूरा भेद देता है निषेचन के दौरान। जोना पेल्यूसिडा, इसका नाम फिर मैं बताऊंगा क्या है जोना पेल्यूसिडा। जोना पेल्यूसिडा को भेद देता है,
को भेदता है। जोना पेलिसिडा को अंदर जो होल करने का काम है वो एक्रोसोम करता है। 3 बातें पूछी जाएंगी। पहला काम गोल्जी काय का भाग, दूसरा जल अपघटनीय एंजाइम, और पहला काम आ गया एक्रोलाइसिन। एक्रोलाइसिन जो होता है जोना पेलिसिडा को भेदता है, पहला काम। दूसरा एक और नाम आता है हाइलुरोनिडेज एंजाइम, भी एंजाइम पाया जाता है। एक्रोलाइसिन तो केमिकल है, पाया जाता है, यह भी निषेचन में आवश्यक है। तो हाइलुरोनिडेज और एक्रोलाइसिन ये दोनों निषेचन में आवश्यक हैं। तो एक्रोसोम क्या करता है भैया? ओवरऑल एक्रोसोम के बारे में पूछा जाएगा, क्या करता है? तो अग्रपिंडक बॉस निषेचन में सहायक है। मुख्यतः क्या काम करता है? निषेचन में सहायक है। कहो हां कि भैया ये बात समझ में आ गई कि एक्रोसोम क्या करता है। खत्म। जो ना, अरे मतलब ये याद रखना निषेचन में आवश्यक है, अभी बस याद रखना। जो ना पेलिसिडा समझाता हूं ना क्या होता है। निषेचन में आवश्यक है, खत्म। निषेचन में आवश्यक है। किसको क्या भेदता है वो तो जब हम प्रक्रिया पढ़ाएंगे तभी बताऊंगा मैं। में आवश्यक है, खत्म। निषेचन तो जानते हो ना, ओवा को भेदना, ओवा के भेदना, ठीक है, वही है एक्रोलाइसिन। एक्रोलाइसिन इस पर वो ये दोनों एक ही कार्यक्रम में बेटा, कोई अलग चीज नहीं है दोनों में बिल्कुल अलग चीज नहीं है, ठीक है। एक्रोलाइसिन उसी को लिखते हैं, एक्रोसोम जो है वो भेजता है, और इसी का नाम होता है स्पर्मोलाइसिन, उसी को कहते हैं स्पर्मोलाइसिन, उसी का नाम है एक्रोलाइसिन। दोनों एक ही चीज है, दोनों में कोई मसला नहीं है। ये दोनों बात आपको ध्यान पे याद रखना है। बस भूल जाओ, जोना पेलिसिडा नाम की कोई चीज बोला था भूल जाओ उसको, भूल जाओ। जस्ट लाइक गजनी, 5 मिनट में भूल जाओ। जो चीज पढ़ाई ना हो, जो पढ़ा रहा हूं वो तो समझ नहीं आ रहा, जो नहीं पढ़ाई वो कैसे याद होगा? भूल गया था मैं, मिस्टेक हो गई, गलती से जुबान फिसल गई भैया मेरी, ठीक है। हाँ, खत्म बात। ये खुद को भेदेगा पहले। अरे भाई जब वो वहां पर पहुंचेगा तो सबसे पहले खुद को तो भेदना पड़ेगा ना, खुद को तो फोड़ना पड़ेगा ना, और खुद को फेड़ने के बाद दूसरे को फोड़ना पड़ेगा, ठीक है। दोनों को भेजना यहां पर होते हैं। हाँ, तो मेन एंजाइम एक्रोलाइसिन, स्पर्मोलाइसिन, हाइलुरोनिडेज, और भी बहुत सारे एंजाइम हैं, पर मेन ये 2 हैं, इनको अपन पढ़ लिए। दूसरा चीज आया भैया, इनके पास केंद्रक होता है। केंद्रक, अगुणित केंद्रक होता है, खत्म। अगुणित केंद्रक है, इसके ऊपर कोई सवाल नहीं आएगा। अगुणित केंद्रक है, ये कहानी खत्म हो गई। तीसरा नाम आता है ग्रीवा, जिसके पास में आता है सेंट्रियोल। ग्रीवा के सेंट्रियोल की, ग्रीवा के तारक केंद्र, ग्रीवा के तारक केंद्र। अब थोड़ा सा धैर्य रखना भाई, यहां पर कुछ चीजें पढ़ाऊंगा जो अभी पढ़ाया नहीं हूं मैं, लेकिन नाम लिखा दूंगा। हाँ, जिसे जोना पेलिसिडा पता है उसे शुभकामनाएं, जिसे नहीं पता है वो भूल जाओ, ठीक है। स्पर्मोलाइसिन, दूसरा हाइलुरोनिडेज, तारक केंद्र। अब 2 हैं यार, तो एक का नाम रखा गया है प्रॉक्सिमल, समीपस्थ, और दूसरे का नाम रखा गया है डिस्टल, दूरस्थ। इसके ऊपर बहुत सवाल है, याद रखना। एक का नाम है समीपस्थ, प्रॉक्सिमल, और दूसरे का नाम है डिस्टल। कभी तुमने 12th में कुछ पढ़ा हो तो कभी जाना हो कि यार यह निषेचन के पश्चात, आपको पता है ना निषेचन के बाद क्या होता है? विदलन। निषेचन के पश्चात जाइगोट विभाजन होता है, युग्मनज विभाजन होता है कि नहीं होता है? युग्मनज के विदलन में, पहले विदलन में, ऐसा कि पहले विदलन में, और विदलन का मतलब ये होता है बॉस, विदलन में सहायक, जहां पर वृद्धि नहीं होती लेकिन विभाजन भर होता जाता है, सहायक होता है। तो पहला काम ये याद रखना कि प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल क्या करता है? निषेचन के पश्चात जो युग्मनज है, युग्मनज को विदलन, मतलब युग्मनज पढ़े होगा ना, 2 सेल स्टेज, मोरुला, ब्लास्टुला, फलाना ढिमकाना, ये वो वगैरह 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 वगैरह। स्पर्मेटोजोआ स्पर्मिएशन के द्वारा मुक्त होता है, स्पर्मिएशन के द्वारा, ठीक है, स्पर्मिएशन के द्वारा मुक्त होता है। तो युग्मनज पहले विदलन में सहायक होता है। 1-2 दिन में ये टॉपिक आ जाएगा तो फिर और डिटेल कर लेंगे। डिस्टल क्या है भैया जी? यह
एक्सोनेमा, एक्सोनेमा जानते हो ना, एक्सोनेमा जानते हो ना जी। एक्सोनेमा का मतलब होता है, इसको एक्सोनेमा को क्या कहते हैं, अक्षसूत्र। अक्षसूत्र निर्माण करता है, आप लोगों को पढ़ा ना, तर्कु तंतु वगैरह बनाता है, निर्माण करता है, निर्माण करता है यहीं से पीछे की तरफ से। एक बात बताओ मुझे, यहां पे तारक केंद्र का अरेंजमेंट कैसे होगा? तारक केंद्र में कौन सा अरेंजमेंट होगा? 9+2 पढ़े हो कि 9+2 की 9+0? 9+2 0 अरेंजमेंट होता है, पढ़ा है ना हमने ये बात। हाँ, 1 मिनट में 10 लाख, 10 लाख, 1 मिलियन में 10 लाख, तो ग्रीवा का काम हो गया हमारा। ठीक है भाई, क्लियर है ना बॉस? हाँ ना, यहां तक क्लियर है ना? 10 लाख होता है जी 1 मिलियन, मतलब 10 लाख। 9+0। अब दूसरा जो एक्सोनेमा होता है अक्षसूत्र, ये होता है 9+2। ये नीट का क्वेश्चन है, पूछा जाएगा, कोशिका वाले चैप्टर में पढ़ाया था, तो वो यहां पर पूछता बहुत है। 9+2 और ये 9+0 है। ठीक है भाई, चौथे नंबर पे आते हैं। चौथे नंबर में मध्य भाग में अक्षसूत्र पाया जाता है। पहली लाइन तो ये हो गई, अक्षसूत्र पाया जाता है जिसके चारों तरफ पाया जाता है, अक्षसूत्र पाया जाता है, और इसमें पॉइंट आता है जिसके चारों तरफ घूर्णित, घूर्णित का मतलब गोल गोल घूमा हुआ, घूर्णित माइटोकॉन्ड्रिया, सर्पिलर माइटोकॉन्ड्रिया, सर्पिलर माइटोकॉन्ड्रिया का माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। इनके पास स्पेशल माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है जो शुक्राणु की ऊर्जा का स्रोत है, जो शुक्राणु की ऊर्जा का स्रोत है, शुक्राणु की ऊर्जा का स्रोत है। शुक्राणु को ऊर्जा कौन देता है? माइटोकॉन्ड्रिया देता है। और माइटोकॉन्ड्रिया कहां होता है? मध्य भाग में होता है। कहां होता है जी? मध्य भाग में होता है। खत्म बात। पांचवें नंबर का भाग आता है बॉस, मध्य भाग वाला भाग हो गया। अब हमारे पास में आ गया रिंग सेंट्रियोल। हमारे पास एक चीज और आ गई, रिंग सेंट्रियोल, जिसे अपन कहते हैं वलय तारक केंद्र। इसका कार्य अज्ञात है, इसका कार्य जो है अज्ञात है। आज तक कोई नहीं जानता कि इसका काम है क्या, क्यों है भगवान जाने। इसका कार्य अज्ञात है। फिर छठवें नंबर पे आता है बेटा पूंछ। पूंछ के बारे में कहा जाता है यह शुक्राणु को फ्लैजिलेटेड गति करवाता है। याद आया? कशाभिकीय बोलते हैं ना, कशाभीय गति करवाता है, कशाभीय गति करने में सहायक है। नर और नर जनन तंत्र का पूरा भाग हमने बता दिया। और अब अगला पार्ट होगा मादा जनन तंत्र, और मादा जनन तंत्र के फिर अंदर का भाग अब नेक्स्ट सेशन पे होगा। मुझे उम्मीद है यहां तक बातें आपके दिमाग में बैठी होंगी और चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है? ठीक है बॉस, तो इतनी कहानी आप लोगों को याद रखना। हाँ, कल पढ़ाया था नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए 60% शुक्राणु सही आकार आकृति के होने चाहिए और उसमें से 40% गतिशील अच्छे होने चाहिए। वो ये सारी चीज है, आपके सामने फ्लो चार्ट है बेटा, और यही है आपका सबसे बेहतरीन नोट्स। इसी को बोलोगे तो छपवा दे दूंगा तो हो जाएगा तुम्हारी कहानी। इतनी चीजें आप लोग पढ़ो, बहुत जल्दी में मत रहा करो, जाने की पढ़ने की जल्दी में रहा करो, चीजों को याद करने की जल्दी में रहा करो। सिलेबस खत्म करना तुम्हारा मकसद नहीं है, तुम्हारा मकसद पढ़ने का है। हाँ जी, ले लो, चलो, थैंक यू, बाय बाय।